गाइस, अब तक हमने देखा कि ब्याकुया और रेंजी रुकिया को सोल सोसाइटी ले जाते हैं, जहां रुकिया को मौत की सजा सुनाई जाती है और पूरे 30 दिनों के बाद रुकिया को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इचिगो डिसाइड करता है कि रुकिया की जान बचाने के लिए सोल सोसाइटी जाएगा, लेकिन अभी इचिगो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसलिए उराहारा इचिगो को सोल सोसाइटी भेजने से पहले 10 दिनों के लिए कड़ी ट्रेनिंग करवाता है, क्योंकि सोल सोसाइटी में इचिगो का सामना बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मनों से होने वाला है। इसके बाद हम ब्याकुया कुचिकी को देखते हैं, जो कि रुकिया को मौत की सजा सुनाकर आ रहा होता है। तभी दो सोल रीपर्स इसके सामने आ जाते हैं। ये दोनों भी अपनी अपनी स्क्वाड्स के कैप्टन होते हैं। इस बंदे का नाम है गिन इचिमारू, जो कि स्क्वाड नंबर 9 का कैप्टन है, और इस दूसरे वाले का नाम है केनपाची ज़ेराकी, जो कि टीम 11 का कैप्टन है। और गाइस, केनपाची ज़ेराकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन कुचिकी, आप तो बहुत ही ज्यादा बेरहम निकले। अपनी ही बहन के ऊपर इतनी सख्ती से पेश आना आपको शोभा नहीं देता। मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, और रही बात रुकिया की, तो मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर केनपाची को गुस्सा आ जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और गिन ज़ेराकी को पकड़कर यहाँ से ले जाता है, क्योंकि सोल सोसाइटी के अंदर लड़ना अलाउड नहीं है, स्पेशली कैप्टन्स को। और यहाँ उराहारा और इचिगो के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है, जिसमें उराहारा इचिगो की बैंड बजा रहा होता है। उराहारा भी अपनी जानपाक्टो को बाहर निकाल लेता है और अपनी जानपाक्टो का नाम लेता है, जो कि होता है बेनेही में। ये सुनकर इचिगो को याद आता है कि रेंजी के साथ लड़ते हुए भी रेंजी ने भी अपनी जानपाक्टो का नाम लिया था, जिसकी वजह से उसकी जानपाक्टो पूरी तरह से बदल चुकी थी। और इचिगो भी अपनी जानपाक्टो का नाम सोचने लगता है, मेरे जानपाक्टो का नाम क्या है। तभी उराहारा इचिगो पर हमला कर देता है, पर इचिगो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उराहारा के हमले को ब्लॉक कर देता है। पर उराहारा इसकी टूटी हुई स्वॉर्ड को और भी ज्यादा तोड़ देता है, और थोड़े समय तक लड़ने के बाद इचिगो देखता है कि इसकी स्वॉर्ड का बस हैंडल ही बचा है। इचिगो डर जाता है और यहाँ से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी इचिगो के मन के अंदर आकर कहता है, अगर तुम ऐसे ही डर कर भागते रहे तो तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम एक सोल रीपर हो इचिगो, और सोल रीपर्स कभी भागते नहीं। मेरा नाम लो, ज़ानगेत्सु। और तभी आसपास बहुत सारी रोशनी आने लग जाती है, और इस रोशनी के बीच में से इचिगो बाहर निकलता है, और इचिगो की जानपाक्टो का शेप बदल चुका था। ये देखकर उराहारा हैरान रह जाता है। लगता है तुमने अपनी जानपाक्टो को जगा लिया है, अब तुम्हारी ताकत को परखने की बारी है। उराहारा अपनी तलवार को आगे करता है और किसी शील्ड की तरह यूज करने लगता है। इचिगो इस पर हमला कर देता है अपनी जानपाक्टो से, और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी ताकत से उराहारा के पीछे की जमीन 2 हिस्सों में कट जाती है, और उराहारा की हैट भी बीच में से क्रैक हो जाती है। और दूसरी ओर इशिदा, ओरिहिमे और चैड ने भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था, जिसे देखकर योरोइची भी हैरान रह जाता है कि इन लोगों ने इतनी जल्दी इस ट्रेनिंग को पास कैसे कर लिया। अब रात को जब इचिगो अपनी विंडो को खोलकर बैठा हुआ था, तभी कोई चीज उड़ती उड़ती इसके कमरे के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर इचिगो डर जाता है, क्योंकि इसकी दीवार पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। लेकिन इचिगो समझ जाता है कि ये कलाकारी उराहारा की है, और दीवार के ऊपर खून से लिखा हुआ था कि जल्दी से मेरे स्टोर आ जाओ। और इचिगो घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी ईशिन यहाँ पर आ जाते हैं और इसे एक एमुलेट दे देते हैं। इचिगो बच्चे, इसे तुम्हारी मॉम ने प्रिपेयर किया था, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है डैड, आपका शुक्रिया। पर इचिगो इस एमुलेट को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इचिगो उराहारा स्टोर पहुँच जाता है, पर देखता है कि यहाँ पर चैड, ओरिहिमे और इशिदा भी मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर इचिगो हैरान रह जाता है कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। योरोइची यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे ये तीनों दोस्त इतने भी ज्यादा वीक नहीं है, ये लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और ये सभी लोग स्टोर के बेसमेंट के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये तेसाई ओरिहिमे को देख कर रोने लग जाता है, क्योंकि बहुत सालों के बाद तेसाई ने ऐसी क्यूट कुड़ी को देखा है। ओरिहिमे जी, तो सीधा बहुत ज्यादा ही क्यूट हो, पाले देख किधर रोना ही आ गया। इस बुड्ढे की सटक गई है क्या। और तभी उराहारा इचिगो की सोल को इसकी बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि सोल सोसाइटी के अंदर सिर्फ सोल्स ही जा सकती हैं। और उराहारा एक गेट को ओपन कर देता है। इस गेट के पार सोल सोसाइटी है, जहाँ तुम्हें रुकिया को बचाने जाना है, मगर ध्यान रहे इस गेट के उस पार एक टनल है, जिसे तुम्हें 4 मिनट के अंदर क्लियर करना होगा। अगर तुम इसे क्लियर नहीं कर पाते हो तो तुम 2 दुनियाओं के बीच में फंस कर रह जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। उराहारा इस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू इचिगो और इसके सारे दोस्त अंदर चले जाते हैं। और उराहारा जैसे ही इस गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो इसके हाथ में करंट लग जाता है और अंदर नहीं जा सकता है। इचिगो कुरोसाकी, अब सबकी जान तुम्हारे हाथों में है। और अब इचिगो और ये सभी लोग ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी की दुनिया के बीच पहुंच चुके थे, और अब इनके पास बस 5 मिनट है सोल सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। और ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तभी उरियो को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। इन सभी की तरफ एक ट्रेन आ रही होती है। योरोइची सभी को बताता है कि ये ट्रेन इस टनल को क्लीन करती है, और ट्रेन की नजर में हम लोग घुस बैठे हैं, जिसे ये ट्रेन मारना चाहती है। इसलिए जितनी ताकत है उतनी ताकत लगाकर भागो। भागते भागते इन सभी को टनल का एंड दिखाई देने लगता है, पर ये अजीब सी चीज इनके बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है। और ओरिहिमे इस ट्रेन के सामने एक शील्ड तैयार कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेन और शील्ड के बीच में एक काफी खतरनाक टक्कर हो जाती है, जिसकी शॉकवेव से ये सभी लोग टनल से बाहर आ जाते हैं और सोल सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। पर इनकी लैंडिंग बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से हुई थी। क्या है भाई, ये कैसे लेटे हुए हैं लोग। योरोइची ओरिहिमे को डांटने लगती है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सभी लोग मारे भी जा सकते थे। ये सभी लोग अपनी आसपास की जगह को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। पर योरोइची बताती है कि इस वक्त ये सभी लोग रुकोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, जो कि सोल सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। सोल सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले सर्कल में सिर्फ सोल्स रहते हैं और ये एरिया काफी ज्यादा गरीब है, और दूसरे सर्कल में सिर्फ सोल रिपर्स रहते हैं, जो कि ऐशो आरामों से भरी हुई है, और इस एरिया को शेरेती कहा जाता है। तभी इचिगो को शेरेती के अंदर एंटर करने का गेट मिल जाता है, और बिना सोचे समझे गेट की तरफ भागना शुरू कर देता है। योरोइची इसे रोकने की कोशिश करती है, पर इचिगो इसकी
एक नहीं सुनता और तभी एक बहुत बड़ा गेट अपीयर हो जाता है और इचिको के सामने एक बहुत ही बड़ा हटा कटा सोल रीपर आ जाता है जो कि इस बड़े से गेट का गार्ड होता है और इस बंदे का नाम है जिडांगो और ये सेरीते के 4 गेट्स में से हाकुटो गेट का गार्ड है और इसे इस गेट पर पहरा देते हुए 300 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं और इसके हाथों से बचकर कोई भी इस गेट से पार नहीं हो पाया है आज तक और अब इन्हें इस गेट के अंदर जाने के लिए जिडांगो को हराना होगा। इचिको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जानपाक्टो को बाहर निकाल लेता है और जिडांगो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जिडांगो भी अपनी कुल्हाड़ी से इचिको पर हमला कर देता है अपनी जानपाक्टो का यूज करके इसकी कुल्हाड़ी को रोक लेता है जिससे कि हमें पता चलता है कि इचिको पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और जिडांगो और इचिको के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और इचिको जिडांगो के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और अब जिडांगो अपनी दूसरी कुल्हाड़ी को भी बाहर निकाल लेता है और इचिको के ऊपर एक जोरदार हमला करता है पर इचिको इस बार इसके हमले को रोकता ही नहीं बल्कि इसकी दोनों कुल्हाड़ियों को एक ही बार में तोड़ देता है। ये देखकर जिडांगो भी हैरान रह जाता है और जमीन पर गिर जाता है पर जिडांगो इस बात को मानने से ही तैयार नहीं था कि ये एक नौसिखी है सोल रीपर से जो कि पहली बार सोल सोसाइटी के अंदर आया है ये इससे हार गया। लेकिन जिडांगो फाइनली अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और क्योंकि इचिको ने अब इसे बैटल के अंदर हरा दिया है अंदर जाने के लिए इन्हें परमिशन दे देता है और गाइस सोल रीपर्स की डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो रुकोन गाय है और जिडांगो जैसे ही गेट को खोलता है तभी गेट के अंदर से एक आदमी आता है जिसे देखकर जिडांगो की फट जाती है और ये बंदा कोई और नहीं स्क्वाड 3 का कैप्टन गिन इचिमारू होता है। जिडांगो, तुमने इस गेट को ओपन करके सोल सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन किया है और इसकी सजा बस मौत है। जिडांगो बुरी तरह से डर जाता है और इसके कुछ करने से पहले ही गिन जिडांगो पर हमला कर देता है जिसकी वजह से जिडांगो की बाजू कट जाती है लेकिन इसके बावजूद हार नहीं मानता है और गेट को ओपन रखता है। इचिको को गुस्सा आ जाता है और गिन पर हमला कर देता है और ये देखकर योरोइची घबरा जाती है। अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम इचिको कुरोसाकी है ना, जिसकी वजह से रुकिया कुचकी को सजा दी जा रही है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और ऐसा बोलकर गिन अपनी स्वॉर्ड की फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से गिन की स्वॉर्ड अचानक से बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। इस हमले की वजह से इचिको और जिडांगो दूर जाके गिरते हैं जिसकी वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं। टाटा बाय बाय, दोबारा वापस कभी मत आना। और ये गेट दोबारा से बंद हो जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि रुकोन डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग घर से बाहर निकलकर इचिको और इसके सभी दोस्तों को देख रहे होते हैं। पहले तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी इंसान नहीं था क्योंकि ये सभी लोग अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे और वो इसलिए था क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि इचिको और ये सभी लोग घुसपैठिए हैं। पर अब इन्हें ऐसा नहीं लगता है क्योंकि इचिको ने जिडांगो की जान को बचाया था और ये डिस्ट्रिक्ट वाले जिडांगो से प्यार करते थे। जिडांगो काफी ज्यादा घायल हो जाता है पर ओरी ही में अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके जिडांगो को हील करने लगती है। तभी भीड़ के अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है और चैड से कहता है कि मेरा नाम शिबाटा है, क्या आपने मुझे पहचाना? और गाइस ये लड़का वही होता है जिसे हमने इस सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। चैड भी शिबाता को पहचान जाता है और चैड शिबाता को सैर के लिए लेकर जाता है। शिबाता सादो को अपनी कहानी सुनाता है और सादो को पता चलता है कि शिबाता को अभी तक अपनी मॉम नहीं मिली है और इसे गाँव की एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। बच्चे फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ही जल्द मिल जाएगी। इसके बाद शाम को शिबाता सादो से पूछता है कि आप सोल वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, क्या आप भी मारे जा चुके हो? अरे नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर अपनी एक दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। अब रात को जब इचिको टहल रहा होता है तो सादो इचिको को बताता है कि आगे हमारा सामना बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोगों से होने वाला है। इचिको, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे जिंदा रहते तुम पर कोई भी पीछे से हमला नहीं कर पाएगा। गीगा चैड, ये क्या बक रहे हो? पर सादो ठेंगा दिखाकर यहाँ से चला जाता है और मीटिंग के अंदर योरोइची बताती है कि इचिको की बेवकूफी की वजह से हम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। सभी डोर्स को बंद कर दिया गया है और सभी शिनिगामीज अलर्ट हो चुके हैं, तो अब हमें किसी दूसरे रास्ते से अंदर घुसना होगा। योरोइची एल्डर से पूछती है ये कोकाकू शिबा का घर कहाँ पर है? क्या आपको उससे क्या काम है? दरअसल उसका घर तो। और इसके कुछ बताने से पहले ही यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। ये अजीब सा आदमी, इसका नाम गांजू शिबा है और तभी एक सुअर यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम बोनी है और ये इसकी मोटर बाइक है। गांजू जब इचिको को दिखता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि गांजू को शिनिगामीज से बहुत ही ज्यादा नफरत है क्योंकि इसकी नजर में सभी शिनिगामीज बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। तू बनेगा सोल रीपर, तू बनेगा, तेरे बस की कुछ नहीं। इसकी हरकतों को देखकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और एक ही घूंसे में गांजू को दूर उड़ा देता है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी 4 और लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहे थे। इचिको और गांजू दोनों बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं लेकिन गांजू अपने मैजिक का यूज करके इचिको की स्वॉर्ड को नीचे जमीन पर गाड़ देता है। ये देखकर इचिको घबरा जाता है और इचिको अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर इस पर मुक्कों की बरसात करने लगता है और इसे बुरी तरह से पीट देता है। पर गांजू अभी तक हार नहीं मानता है और दोबारा से खड़ा होकर एक फाइनल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी एक बोर राइडर की घड़ी के ऊपर 9 बज जाते हैं। ये सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं। बोनी जल्दी आओ, 9 बज गए, हमें जाना होगा। और ये बोर इचिको के ऊपर से छलांग लगाकर यहाँ पर आ जाती है। गांजू अपनी बोनी मोटरसाइकिल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। ये सब देखकर इचिको और बाकी सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पागल वागल है क्या? 9 बज गए, ऐसा क्या हो गया 9 बजे? ये साला भाग कर रहा है। भाग कर रहे हो, मुझे तुमसे लड़ना है। कल मेरा इंतजार करना, कल मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। हम दोनों की फाइट अभी पेंडिंग है। अगले दिन ओरी ही में जिडांगो की इंजरीज को चेक करती है और इसकी इंजरीज पूरी तरह से हील हो चुकी हैं। और अब ये सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये कोकाकू शिबा है कौन भाई जिसके बारे में योरोइची बार-बार बात करते रहते हैं। ये शिबा एक प्यारी सी बिल्ली होगी क्योंकि एक बिल्ली की दोस्त एक बिल्ली ही तो हो सकती है। उरियो के हिसाब से कोकाकू शिबा कोई ग्रेट वॉरियर है या फिर वो कोई हर्मिट है। पर उरियो इचिको के पास जाकर कहता है
इचिको निकलने का समय हो चुका है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं यहाँ पर उस गांजू का इंतजार करूंगा। मैं उसकी अच्छे से धुलाई लगाना चाहता हूँ। उरियो को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या हरकतें हैं, जल्दी हमारे साथ चलो। हट जा साले उरियो, हट जा, मैं यहीं पर उसका इंतजार करूंगा, छोड़ दे। तभी योरोइची अपनी क्लॉ का यूज करके इचिको के चेहरे पर पंजा मार देती है और भड़कते हुए कहने लगती है कि ड्रामे करना बंद करो, हम यहाँ पर रुकिया को बचाने आए हैं, ना कि कोई झगड़ा करने आए हैं। ये सुनकर इचिको सीरियस हो जाता है। इसके बाद हम रेंजी को देखते हैं जो कि रुकिया से मिलने आता है। रुकिया, तुम्हारी एग्जीक्यूशन की डेट फाइनल हो चुकी है। आज से ठीक 14 दिनों के बाद तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा और तब तक के लिए तुम्हें दूसरे सेल में रखा जाएगा। यहाँ पर इचिको और ये सभी लोग कुकाकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जल्दी ही ये सभी लोग एक घर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर घर के बाहर दो बड़े बड़े हाथों के ऊपर एक बैनर लगा हुआ होता है जिस पर कुकाकू शिबा लिखा हुआ था। ये देखकर उरियो और इचिको बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से कोई संकी ही ऐसे घर में रह सकता है और दोनों इस घर के अंदर जाने से मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं जा रहे। पर योरोइची के कहने पर इन्हें अंदर जाना ही पड़ता है, लेकिन दो हट्टे कट्टे मुस्टंडे इनका रास्ता रोक लेते हैं। इचिको इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही ये दोनों योरोइची को देखते हैं तो इनकी फट जाती है और इज्जत के साथ इन्हें घर के अंदर ले जाने लगते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि योरोइची कोई नॉर्मल कैट बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनली हम कुकाकू शिबा को देखते हैं जो कि असल में काफी ज्यादा खूबसूरत कुड़ी थी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, पर इसका ड्रेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। तो इसे ऐसा देखकर उरियो और इचिको बुरी तरह से शर्मा जाते हैं। अब ये क्या है, ये क्या पहना हुआ है इसने। और योरोइची कुकाकू को सारा मैटर समझाती है। इस तरफ रेंजी रुकिया को सजा देने के लिए लेकर जाने लगता है। इस वक्त रुकिया को रिपेंटेंट सेल में लेकर जाया जा रहा था और ये सेल एक ऐसी जगह पर बनाई गई है जहाँ से एक हिल टॉप दिखाई देता है और ये हिल टॉप वही जगह है जहाँ पर रुकिया को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। यानी कि सोल सोसाइटी ने जानबूझकर रुकिया को इस जगह पर डाला है ताकि दिन रात इसकी नजर इस हिल टॉप पर जाए और इसे अपने दिल में ये एहसास होता रहे कि उसी जगह पर इसकी मौत होने वाली है। कार्ड्स के जाने के बाद रेंजी रुकिया के पास आकर इसे बताता है कुछ सोल रीपर्स ने एक पीले बालों वाले घुसपैठिए को देखा है और उसके पास एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड भी है। ये सुनकर रुकिया खुश हो जाती है, पर काफी सारा डर भी जाती है, क्योंकि इसे अच्छे से अंदाजा है कि इसके दोस्त यहाँ के शिनिगामीज का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और मारे जा सकते हैं। यहाँ पर कुकाकू इचिको और इन सभी की हेल्प करने के लिए मान जाती है। कुकाकू सारा मैटर समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे योरोइची को छोड़कर इचिको और इसकी टीम के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं होता है। इन पर नजर रखने के लिए मैं अपने छोटे भाई को इनके साथ भेजूंगी। कुकाकू अपने छोटे भाई को बुलाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि गांजू होता है और गांजू को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये है इसका छोटा भाई। इचिको को गुस्सा आ जाता है और एट लास्ट इसे अपना ग्रेटेस्ट एनिमी मिल ही जाता है और दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के चेहरे के ऊपर मुक्के जड़ने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लड़ते हुए ये लोग घर की ऐसी तैसी कर देते हैं। दोनों में काफी ज्यादा प्यार है, पर जैसे ही दोनों गलती से कुकाकू की सिगरेट को तोड़ देते हैं, कुकाकू की सटक जाती है और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके इन पर एक जोरदार पंच मार देती है, जिसकी वजह से पूरे घर के साथ साथ इचिको और गांजू भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस लेडी का ये डेंजरस रूप देखकर ओरिहिमे, उरियो और चैड बुरी तरह से डर जाते हैं कि भाई इससे पंगे नहीं लेने, ये औरत खतरनाक है। अबे साले तेरी बहन है या कोई दानव, कितना मारती है ये। भाई क्या बताऊं यार, मैं भी इस बात को बचपन से ही सोचता आ रहा हूँ। कुकाकू इन सभी को एक स्पेशल चेंबर के अंदर लेकर जाती है जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी कैनन लगी हुई थी और अब मैं तुम सभी को सेरते के अंदर फायर करने वाली हूँ। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। हाँ तुमने सही सोचा, हवा के जरिए से सेरते के अंदर जाने वाले हो। और दूसरी ओर रेंजी रुकिया के बारे में ही सोच रहा था। तभी यहाँ पर आ जाता है लॉर्ड आइजेन। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि आगे चलकर आप लिटरली इस बंदे के फैन हो जाओगे। और गाइज अगर आपको मालूम है कि ये बंदा कौन है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी एक इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और सभी सोल रीपर्स को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। कुकाकू इन सभी को एक बॉल देती है और अपने कीड़ों का यूज करने के लिए कहती है। कीड़ों का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बॉल शेप का बैरियर बनाएंगे और इस बैरियर की हेल्प से ही रोकन गाय के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि रोकन गाय के चारों तरफ भी एक बॉल शेप का बैरियर बना हुआ है और नॉर्मल सोल रीपर्स इस बैरियर को ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कुकाकू का एक भाई था जिसे कि सोल रीपर्स ने मार दिया था और अपने भाई से माफी मांगती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक सोल रीपर की हेल्प कर रही है। यहाँ सोल सोसाइटी के अंदर सभी सोल रीपर्स के बीच में मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इस मीटिंग को इसीलिए रखा गया था क्योंकि कैप्टन जिन ने उन घुसपैठियों को यानी कि इचिको और बाकी सभी को जिंदा वापस जाने दिया। मुझे माफ करना, शायद ये मेरी गलती थी। तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है क्योंकि सोल सोसाइटी के अंदर कुछ घुसपैठिए दोबारा से एंटर कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये सभी लोग लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुकाकू जैसे ही इशारा करती है, ये सभी लोग अपने कीड़ों को एक्टिवेट कर लेते हैं और कुकाकू इन्हें सोल सोसाइटी की तरफ लॉन्च कर देती है और गांजू इस बॉल को हैंडल करेगा और बाकी सभी को अपनी एनर्जीज को स्टेबल करके रखना होगा। गांजू कोई मंत्र पढ़ने लगता है और ये बाकी सभी लोग अपनी एनर्जीज को स्टेबल करने में लग जाते हैं, पर इचिको इसे ठीक से नहीं कर पाता है। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी इचिको अपनी एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पाता है। ये देखकर गांजू को गुस्सा आ जाता है। साले स्टेबल कर ले, मर जाएंगे वरना। तूने मंत्र भी भुला दिया मुझे। यहाँ मीटिंग में सभी कैप्टन को अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा जाता है, पर कैप्टन केनपाची ज़ेराकी अकेले ही घुसपैठियों की तरफ आगे बढ़ जाता है और बाकी सभी कैप्टन भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर गांजू का कंट्रोल कीडो बॉल से हट चुका था, जिसकी वजह से ये बॉल टूट जाती है, पर सभी लोग सोल सोसाइटी के बैरियर के अंदर आने में कामयाब रहते हैं। पर ये पांचों अलग अलग डायरेक्शंस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये सब कुछ ज़ेराकी देख रहा होता है। यूचिमारू, इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक वाला कौन सा है? अरे
मुझे कैसे पता होगा? और अब गांजो और इचिको एक साथ तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं, पर गांजो अपनी टेक्निक का यूज करके नीचे की जमीन को रेत में बदल देता है, जिससे कि इन दोनों की जान बच जाती है। और तभी दो सोल रीपर्स यहाँ पर आ जाते हैं, और इसमें से इस गंजे का नाम है इकाको और दूसरे का नाम है यूमिचिका। इकाको खुशी से नाचना शुरू कर देता है, क्योंकि इन लोगों ने ही सबसे पहले घुसपैठियों को ढूंढ निकाला है। दूसरी तरफ सादो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके एक पेड़ पर बैठ जाता है। यहाँ पर इशिदा और ओरेहिमे ये दोनों भी एक साथ ही होते हैं और दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें भागते हुए पीछे से कोई सोल रीपर देख लेता है। यहाँ पर गांजू, ओए चिको पाजी, पतली गली से निकल लेते हैं, भागने में ही समझदारी है। अब चुप कर डरपोक साला। इचिको भागने से मना कर देता है, इसलिए गांजू अकेले ही यहाँ से भागने लगता है और इकाको यूमिचिका को गांजू के पीछे भेज देता है। यूमिचिका, उसके पीछे जाओ। और लड़के, तेरा दोस्त समझदार था, वैसे तुम क्यों नहीं भागे? हाँ, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं तुमसे भाग नहीं सकता क्योंकि तुम मुझे आसानी से पकड़ लोगे, पर अगर मैं लड़ते हुए तुम्हें हरा देता हूँ तो ये साबित हो जाएगा मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर इकाको इचिको से इम्प्रेस हो जाता है और अचानक से इचिको पर हमला कर देता है, पर इचिको इसके हमले को डॉज कर जाता है। दोनों के बीच में तलवारबाजी होना शुरू हो जाती है, पर लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। तुमसे लड़कर मजा आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है इचिको कुरोसाकी और मैं हूँ इकाको मादारामे। यहाँ पर गांजो अपनी स्किल का यूज करके यूमिचिका से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन भागते भागते अचानक से एक गड्ढे के सामने आ जाता है। यूमिचिका ठीक इसके पीछे आ जाता है। इस गड्ढे के अंदर हॉलोज और कैदियों को रखा जाता है। इस गड्ढे के अंदर जो भी गिरता है वो वापस ऊपर नहीं आ सकता। मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ ना, खूबसूरती ही सब कुछ होता है। यूमिचिका अपनी जानपाक्टो को बाहर निकाल लेता है। तुम क्या पसंद करोगे, इस गड्ढे के अंदर गिरकर मरना या मेरी जानपाक्टो से मरना? यहाँ पर इकाको अपनी जानपाक्टो के हैंडल से एक मेडिसिन निकालता है और इसे अपने जख्म पर लगा लेता है और इसका खून बहना रुक जाता है। ये देखकर इचिको हैरान रह जाता है और बोलता है कि साले ये तो चीटिंग है। इकाको कहता है कि साले ये चीटिंग नहीं है बल्कि समझदारी है, तू भी कर ले यूज, तू भी कर ले खुद को हील। और दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। किस तरीके से तुम लड़ रहे हो? तुम कोई नौसिखिया तो नहीं हो? तुम्हें किसने ट्रेन किया है? जिसने मुझे ट्रेन किया मैं उसे अपना मास्टर नहीं मानता। उसने मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए ट्रेन किया है। उस आदमी का नाम है किसके उराहरा। क्या कहा तुमने? उराहरा? तब तो मुझे पूरी ताकत से लड़ना होगा। और अपनी जानपाक्टो का नाम लेकर इसे एक भाले में बदल देता है और इचिको पर हमला कर देता है और इचिको इसके हमले से बचने लगता है। पर तभी इकाको का भाला 3 भागों में बट जाता है और इचिको को चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पर यूमिचिका गांजू को मारने वाला होता है, लेकिन गांजू इसकी आंखों पर रेत को फेंक देता है और इसकी नीचे की जमीन को रेत में बदल देता है, जिसकी वजह से यूमिचिका तो बच जाता है पर गांजू खुद नीचे गिर जाता है। अब यूमिचिका को लग रहा था कि गांजू मर चुका है, पर गांजू अपनी कैनन बॉल का यूज करके इस गड्ढे से बाहर आने लगता है। यूमिचिका अपने जानपाक्टो का यूज करके इस पर हमला करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये देखकर गांजू कहने लगता है कि इस बॉल के ऊपर इन छोटे मोटे हमलों का कोई असर नहीं होने वाला है। पर तभी यूमिचिका अपनी जानपाक्टो का नाम लेके इसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और इस बार इसका जानपाक्टो कैनन बॉल को चीर करके इसके अंदर घुस जाता है। इस कैनन बॉल में अगर छेद हो गया तो ये अपने आप ही फट जाता है। तब यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और गांजू अपनी टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर इचिको के हाथों से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि इकाको के हमले को इचिको ने अपने हाथों से रोक लिया था। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मेरी जानपाक्टो के सामने नहीं टिक सकते। लेकिन इचिको अपने हाथ का खून रोकने के लिए अपनी जानपाक्टो के कपड़े को ही अपने हाथ के ऊपर लपेट लेता है और अचानक से इकाको पर हमला कर देता है। पर इकाको यहाँ से हट जाता है और इचिको का हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके आगे की दीवार पूरी तरह से टूट जाती है और ऐसी पावर को देखकर इकाको भी हैरान रह जाता है। असली लड़ाई तो अभी शुरू होती है और इचिको के इस कॉन्फिडेंस को देखकर इकाको खुश हो जाता है। इसके बाद हम हानातारू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि रुकिया का केयर टेकर होता है और रुकिया के लिए खाना लेकर जा रहा था, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि रुकिया को सजा देने के लिए यहाँ से ले जाया जा चुका है। और जैसे ही इसे इस बात के बारे में पता चलता है तो बुरी तरह से घबरा जाता है। यहाँ पर हम रुकिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही उदास और परेशान होती है और इसे अपनी मौत बिल्कुल अपने सामने दिखाई दे रही थी। पर एट द एंड इकाको अपने भाले का यूज करके इचिको के मुंह पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से इचिको नीचे गिर जाता है। अब इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आएगा। मुझे तुम्हारे सारे फाइटिंग पैटर्न्स के बारे में पता चल चुका है। इचिको अपने हाथ से कुछ रस्सियों को गिराता है, जो कि इकाको के भाले के होते हैं। इकाको ये देखकर हैरान रह जाता है कि इचिको ने इसके हमले को अपने हाथों से ही रोक लिया है। इचिको इकाको के ऊपर से हमला करता है और इसे रोकने के लिए इकाको अपनी जानपाक्टो को आगे लेकर आता है और इचिको अपनी पूरी ताकत लगाकर इकाको पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इकाको की जानपाक्टो 2 हिस्सों में कट जाती है और इकाको की चेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर इकाको दोबारा से अपनी टूटी हुई जानपाक्टो को उठाकर इचिको से कहता है, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मेरे हाथ को काटना होगा। ये पागलपन है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, हार मान लो। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम में से कोई एक मारा जाएगा। और इकाको बिना सोचे समझे पागलों की तरह इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर इचिको बहुत ही आसानी से इकाको को बुरी तरह से घायल कर देता है और इकाको नीचे जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ गांजू अभी भी यूमिचिका से बचकर भाग रहा होता है, पर तभी यूमिचिका इसे पकड़ लेता है, लेकिन गांजू इससे बचने के लिए चिल्ली बॉम्ब का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रेड कलर की स्मोक फैल जाती है और दोनों की आंखें जलनी शुरू हो जाती है और दोनों ही एक गड्ढे के अंदर गिरने वाले होते हैं। पर यूमिचिका गांजू का सहारा लेकर बच जाता है और दोनों ही इस गड्ढे के अंदर गिरने वाले होते हैं। यहाँ पर इकाको की आंखें खुलती हैं और ये देखकर हैरान था कि अभी तक जिंदा कैसे है। तुम्हारी जानपाक्टो में जो जड़ी बूटी थी उसे मैंने तुम्हारे घावों पे लगा
जला दिया था, तुम्हारा खून बहना रुक गया और तुम्हारी जान नहीं गई। तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ पर बस रुकिया को बचाना है, ना कि किसी दूसरे की जान लेना। क्या तुम रुकिया के बारे में जानते हो? वो मुझे कहाँ मिल सकती है? यहाँ पर गांजू और यूमिचिका अभी तक लटके हुए थे, लेकिन तभी गांजू का हाथ फिसल जाता है और दोनों ही गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। पर गड्ढे के अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हॉलो और कैदियों के बजाय बस कचरा पड़ा है और बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही होती है और दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इचिगो इकाको का दोस्त बनने लगता है। तुम्हारी दोस्त रुकिया साउथ की तरफ एक व्हाइट हाउस के अंदर है और जाते वक्त इचिगो से एक सवाल करता है, वैसे तुम्हारे ग्रुप के अंदर सबसे ताकतवर कौन है? ऑब्वियसली मैं ही हूँ। हो सके तो मेरे कैप्टन से बच के रहना। मेरा कैप्टन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम उनके सामने नहीं टिक पाओगे। वो आदमी एक इंसान नहीं, एक राक्षस है। ये सुनकर इचिगो के पसीने छूटने लगते हैं। तुम्हारे कैप्टन का नाम क्या है? मेरे कैप्टन का नाम है केनपाची ज़ेराकी। इसके बाद इचिगो यहाँ से चला जाता है और गांजू को ढूंढने लगता है, पर इसे गांजू कहीं नहीं मिलता है और काफी थक भी जाता है। और थक कर इचिगो जोर जोर से गांजू का नाम चिल्लाना शुरू कर देता है कि साले गांजू कहाँ रह गया तू, कहाँ मर गया, साले कहाँ है तू। और इचिगो की आवाज को कुछ सोल रीपर्स सुन जाते हैं और इचिगो के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर गांजू और यूमिचिका भी अभी तक लड़ रहे होते हैं और तभी इचिगो की आवाज इन दोनों को भी सुनाई दे जाती है, तुम्हारा दोस्त तो पागल है, कैसे पागलों की तरह चिल्ला रहा है, अपने दुश्मनों को खुद ही अपने पास बुला रहा है। बेवकूफ इचिगो नहीं बल्कि तुम हो। इचिगो लगातार चिल्ला रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा पार्टनर मारा जा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, हमारी स्क्वाड कॉम्बैट्स में पहले नंबर पर है और इकाको वो तो 3rd रैंक पर है। इस बंदे का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर गांजू इसके ऊपर एक पटाखों की लड़ी फेंक देता है और इसको डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भाग जाता है और इसके ऊपर कुछ बॉल्स को फेंक देता है और यामिचिका जैसे ही इन बॉल्स को काटता है तो ये बॉल्स भी फट जाती हैं। और अब यामिचिका को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा कट आ चुका था और तभी यामिचिका अचानक से गांजू के पीछे आ जाता है और इसकी पीठ पर एक खतरनाक हमला करके एक बहुत गहरा कट लगा देता है, जिसकी वजह से गांजू दूर जाके गिरता है और एक गड्ढे से लटक जाता है। पर गांजू अपनी टेक्निक का यूज करके दोबारा से ऊपर आ जाता है और अपने आसपास की सारी जमीन को ही तोड़ देता है। पर यामिचिका इससे बचकर ऊपर की ओर चला जाता है, लेकिन तभी गांजू दोबारा से एक बॉम्ब को इसके चेहरे पर मारता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे दूर से इचिगो और कैप्टन ज़ेराकी भी देख लेता है और केनपाची दीवारों को तोड़ते हुए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। और ऊपर से ओरिहिमे और इशिदा केनपाची को देख रहे होते हैं और दोनों प्लान करने लगते हैं कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। पर तभी इशिदा ये देखकर हैरान रह जाता है कि ओरिहिमे के पीछे एक बहुत बड़ा सोल रीपर आ चुका है। ये सोल रीपर ओरिहिमे पर हमला कर देता है, लेकिन इशिदा इसे बचा लेता है। और दूसरी ओर योरोइची दूर से सभी को ढूंढने लगता है और सभी को जिंदा रहने के लिए कहता है। यहाँ पर ओरिहिमे शॉक्ड रह जाती है कि इशिदा ने इतनी तेजी से इसे बचाया कि कुछ देख ही नहीं पाई थी। तब ये सोल रीपर इन दोनों पर हमला कर देता है, पर दोनों इसके हमले से बच जाते हैं। ये सोल रीपर इशिदा की आंखों के अंदर धूल फेंक देता है, जिसकी वजह से इसका बैलेंस बिगड़कर इशिदा नीचे गिर जाता है और ओरिहिमे समझ जाती है कि अब इसे ही सब कुछ संभालना होगा और सुबाकी को समन करने लगती है। लेकिन ओरिहिमे हिचकिचाती है क्योंकि ये किसी को भी मारना नहीं चाहती थी और सुबाकी अपनी पूरी ताकत से इस सोल रीपर पर हमला कर देता है। पर इस सोल रीपर बहुत ही आसानी से ओरिहिमे के इस फेरी सुबाकी को घायल कर देता है। ये देखकर सुबाकी कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओरिहिमे हिचकिचा रही थी और इसने ठीक से एम नहीं किया। तब ये सोल रीपर ओरिहिमे के पास आ जाता है। ये मैदानी जंग है, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं खाना चाहिए था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोलकर ओरिहिमे को मारने ही वाला होता है कि तभी एक एरो यहाँ पर आकर इस सोल रीपर को रोक देता है और ये काम इशिदा का था। इशिदा इस सोल रीपर से कहता है, तुम मुझसे लड़ सकते हो, मैं किसी पर रहम नहीं खाता, उस लड़की को अकेला छोड़ दो। और सोल रीपर इशिदा को देखते ही समझ जाता है कि इशिदा एक क्वींसी है और इशिदा इस बार काफी ज्यादा अलग लग रहा था और इसका वेपन भी काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा था और इसकी ड्रेस भी चेंज हो जाती है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और सोल रीपर अपनी जानपाक्टो का नाम लेता है और इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि काफी सारे छोटे छोटे ब्लेड्स में बदल जाती है। मैं हूँ जीरोबो, स्क्वाड 4 से मेरे हमले से आज तक कोई नहीं बच पाया है। लेकिन इशिदा अपने एक ही हमले से इसके सभी ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई साहब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया भाई ये। जीरोबो ये देखकर घबरा जाता है और जैसे ही अपनी जानपाक्टो को बाहर निकालता है, इशिदा दोबारा से इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जीरोबो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद हम कुछ सोल रीपर्स को देखते हैं और इन सभी को एक कैप्टन ऑर्डर देता है कि जल्दी जाकर सभी घुसपैठियों को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ। और इस बंदे का नाम है कैप्टन कुरोत्सुकी और ये लड़की इसकी लेफ्टिनेंट है और इसका नाम है निमू कुरोत्सुसी। यहाँ पर इशिदा और जीरोबो के बीच में फाइट चल रही होती है और ओरिहिमे नोटिस करती है कि इशिदा पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब जीरोबो को गुस्सा आ जाता है और दोबारा से हमला करने वाला होता है, पर इशिदा अपने 2 एरोज को इसके पैर पर मारता है, पर ये 2 एरोज इसे टच नहीं करती है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैंने इन शॉट्स को जानबूझकर मिस किया है, या तुम ऐसे समझ सकते हो कि मैंने तुम पर रहम किया है, पर अगली बार तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। ये सुनकर जीरोबो अपना सर झुकाकर कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं चाहकर भी तुमसे नहीं जीत सकता हूँ। मैं क्वींसी हूँ और सोल रीपर्स क्वींसीज के पुराने दुश्मन हैं, पर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और कमजोरों को मारना मुझे पसंद नहीं। मेरा मन बदलने से पहले यहाँ से दुम दबाकर भाग जाओ, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी जीरोबो मौके का फायदा उठाकर अचानक से ओरिहिमे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर
तभी इशिदा ओरिहिमे के बिल्कुल सामने आ जाता है। इशिदा इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जिरोबो इसे सेंस ही नहीं कर पाता है। और गाइस, ये इशिदा पहले से ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या फिर ट्रेनिंग की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब इशिदा की स्पीड को देखकर ओरिहिमे और जिरोबो भी हैरान रह जाते हैं। जब तुम मुझसे नहीं लड़ पाए तो तुमने अपना टारगेट ही बदल लिया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, दोबारा तुम पर रहम नहीं करूंगा। और इशिदा अपनी 2 एरोस को इसकी छाती में घुसा देता है और जिरोबो दूर जाके गिरता है और जिरोबो को हरा देते हैं। क्या वो मर गया? नहीं, वो मरा नहीं है, पर उसने अपनी सोल पावर्स को खो दिया है। अब जिंदगी में दोबारा कभी सोल रीपर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर गांजू के पीछे बहुत सारे सोल रीपर्स पड़े होते हैं और अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी गांजू अपने सामने इचिगो को देखता है और इचिगो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर इचिगो की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। इसके पीछे भी बहुत सारे सोल रीपर्स पड़ रखे थे। अभी गांजू क्या हाल है? देख रहा है मेरी फैन फॉलोइंग? हाँ। और अब इन दोनों के पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और दोनों बाकी के सोल रीपर्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हानातारू अपने सामने बहुत सारे सोल रीपर्स को देखता है और देखने के लिए आगे बढ़ जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पर तभी हानातारू का पैर फिसल जाता है और सोल रीपर्स के बीच में से गुजरते हुए इचिगो और गांजू के सामने आकर गिर जाता है। और हानातारू को देखकर गांजू स्माइल करते हुए इचिगो से कहता है, इचिगो पाजी, लगता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक तरीका मिल चुका है। वाह, क्या किस्मत है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और दोनों हानातारू को पकड़कर इसे हॉस्टेज बना लेते हैं और बाकी सभी सोल रीपर्स को धमकाते हैं, रास्ता छोड़ दो वरना इसे टपका देंगे। हाँ जी, इचिगो पाजी ने सही कहा। यहाँ पर केनपाची इचिगो और बाकी सभी को ढूंढ रहा होता है पर हर बार गलत रास्ते पर चला जाता है और इसकी लेफ्टिनेंट याचिरो इसे रास्ता दिखाती है जो कि हर बार गलत निकलता है। अरे केनपाची, यहाँ नहीं, उस तरफ चलो। पक्का ना? अरे हाँ यार, तुम बस चलते रहो। और आप सभी लोग देख ही सकते हैं कितने ज्यादा सही रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ पर इचिगो और गांजू सभी सोल रीपर्स को धमका रहे होते हैं और सोल रीपर्स इन्हें रास्ता देने की जगह इन पर हंसने लगते हैं और इचिगो से कहते हैं कि साले, तुझे क्या लगता है ये हमारा दोस्त है? अगर मारना भी चाहते हो तो मार दो इसे, इसकी सोल सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है। ये सुनकर इचिगो और गांजू हैरान रह जाते हैं कि भाई क्या नल्ला है ये। दरअसल सोल सोसाइटी के अंदर टोटल 13 स्क्वाड्स होती हैं और ये सभी सोल रीपर्स स्क्वाड 11 से हैं, जिसमें सिर्फ दमदार और खतरनाक सोल रीपर्स हैं। और हानातारू स्क्वाड 4 से है जो कि हीलिंग का काम करती है और इस स्क्वाड के अंदर सिर्फ डरपोक भरे पड़े हैं जिन्हें ठीक से तलवार पकड़नी भी नहीं आती है। तो अगर हानातारू मर भी जाता है तो इन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ऐसा बोलकर इन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर इचिगो और गांजू अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। कोई मतलब ही नहीं है भाई किसने किया धमाका, क्या हुआ है, जान बचाओ अपनी बस। दरअसल ये धमाका चैड ने किया था। चैड को पता चल चुका था कि इचिगो यहीं पर है और सोल रीपर्स के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। भाई साहब, और इसकी आर्म तो देखो गाइस, चैड की खतरनाक भाई। इसके बाद हम कैप्टन मायूरी को देखते हैं जो कि इकाकू से उन इंट्रूडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है क्योंकि इसे इचिगो के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। लेकिन इकाकू कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, न ही मैंने उसका चेहरा देखा और न ही उसकी आवाज सुनी। मायूरी इस बात को जान जाता है कि इकाकू झूठ कह रहा है और गुस्से में आकर इकाकू को जान से मारने लगता है। लेकिन तभी केनपाची यहाँ पर आ जाता है और इसे रोक लेता है। तुम्हें कोई हक नहीं है दूसरी स्क्वाड के मेंबर्स के ऊपर हाथ उठाने का। पर कैप्टन मायूरी यहाँ से चला जाता है। हे कैप्टन, क्या आप मुझे देखने यहाँ पर आए हैं? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, दरअसल हम दोनों रास्ता भूल चुके हैं। इकाकू, तुम एक घुसपैठिए से हार गए, जरूर वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। जी कैप्टन, उसकी जान पक तो उसके शरीर की जैसे ही बहुत ही ज्यादा बड़ी है और दिखने में किसी सोल रीपर के जैसा ही लग रहा था। यहाँ पर हानातारू इचिगो और गांजू को अपनी इंट्रोडक्शन देता है पर इचिगो और गांजू को इसका नाम पसंद ही नहीं आता है और इचिगो रुकिया तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा प्लान तैयार करने लगता है। गांजू एक मैप को निकालता है जो सीधा व्हाइट हाउस के साथ कनेक्टेड था। अब इस मैप में तो कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या रुकिया के पास उड़कर जाएगा? तभी हानातारू कुछ बोलने की कोशिश करता है पर इचिगो इसे बोलने से पहले ही चुप करवा देता है। साले चुप कर जा, हम प्लान बना रहे हैं ना, परेशान मत कर। लेकिन फिर भी हानातारू कहता है, सर जी क्या आप दोनों रुकिया कुचुकी के बारे में बात कर रहे हो? अगर आप चाहो तो मैं आपको व्हाइट हाउस तक पहुँचने का सीक्रेट रास्ता बता सकता हूँ, पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ। यहाँ पर केनपाची बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि काफी ज्यादा खुश होता है कि इसे फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ लड़ने को मिलेगा। क्या बात है, काफी दिनों के बाद खुश दिख रहे हो। जिस आदमी ने युमिचिका और इकाकू को इतनी आसानी से हरा दिया वो बंदा पावरफुल होगा, मैं उसके साथ लड़ने के लिए तरस रहा हूँ। यहाँ पर हानातारू इचिगो और गांजू को एक सीक्रेट टनल के रास्ते के थ्रू रुकिया की लोकेशन पर लेकर जा रहा होता है। वैसे तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, हम तो घुसपैठिए हैं ना। दरअसल मैं नहीं जानता सर जी मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से सिर्फ आप ही हो जो कि रुकिया की जान बचा सकता है। यहाँ रुकौने जिले के अंदर एक सोल रीपर सभी लेफ्टिनेंट्स को हाल ही में हुए हादसे के बारे में रिपोर्ट देता है कि घुसपैठियों के साथ लड़ते हुए स्क्वाड 11 लगभग हार ही गई और घुसपैठियों ने स्क्वाड 4 के एक मेंबर को हॉस्टेज बना लिया है और उसे लेकर भाग चुके हैं। ये सुनकर रेंजी समझ जाता है कि इचिगो यहाँ तक पहुँच चुका है और बाकी सभी लेफ्टिनेंट्स घुसपैठियों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और रेंजी यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हानातारू इचिगो को रुकिया के बारे में बताता है कि रुकिया एक शाही खानदान से है और उसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ है। और हानातारू इचिगो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज रुकिया की जान बचा लीजिए। और ये सुनकर इचिगो रुकिया के साथ बिताए गए अपने पलों को याद करता है और कसम खाता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकिया को जरूर बचाऊंगा। ये सभी लोग टनल से बाहर निकल आते हैं पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इस एरिया के चारों ओर धुंध फैली हुई थी। वो देखिए सामने रुकिया
रुकिया वहाँ पर है। तभी इचिगो नोटिस करता है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा हुआ है और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि रेंजी होता है। रेंजी इचिगो के सामने आ जाता है। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? मैं चाह कर भी तुम्हारा चेहरा नहीं भूल सकता, मुझे तुमसे बदला लेना है। गांजू रेंजी के स्पिरिचुअल प्रेशर को ही महसूस करके घबरा जाता है। ये रेंजी अब आ रहा है, स्क्वाड 6 के लेफ्टिनेंट। इस बार तुम नहीं बचोगे। पर ऐसा बोलकर अपनी जानपाक्टो को बाहर निकाल लेता है। इचिगो भी अपनी जानपाक्टो को बाहर निकालता है। गुनहगार तुम खुद हो, तुम अपने हाथों से रुकिया को यहाँ मरने के लिए लेकर आ गए। और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इन दोनों के स्पिरिचुअल प्रेशर को केनपाची भी फील कर पाता है और समझ जाता है कि उस इंट्रूडर का सामना अभी रेंजी के साथ हो रहा है। और इशिदा और सादो भी इचिगो और रेंजी की स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर पा रहे होते हैं और उनकी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी ओर ये दोनों लड़ रहे थे और लड़ते हुए रेंजी इचिगो से पूछता है, क्या तुम यहाँ रुकिया को बचाने के लिए आए हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? क्या? मुझे छोड़कर यहाँ 11 लेफ्टिनेंट्स और 13 कैप्टन मौजूद है जिन्हें हराना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। तुम रुकिया को कभी नहीं बचा पाओगे। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार गिराऊंगा और रुकिया की जान बचा कर रहूंगा। तुम एक नंबर की भी वकूफ हो। और इचिगो पर एक हमला करके इसे दूर फेंक देता है और अपनी जानपाक्टो को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इचिगो को अपनी पूरी पावर से पीछे धकेलने लगता है, जिसकी वजह से इचिगो एक दीवार से टकरा जाता है। तुम अपने थोड़े से स्पिरिचुअल प्रेशर के ऊपर ही उड़ रहे हो। इस वक्त मैं सोल सोसाइटी के अंदर हूँ और अब मेरी ताकत पहले से 5 गुना बढ़ चुकी है। इस लड़ाई में जीत मेरी ही होगी। लेकिन तभी इचिगो बाहर आता है। तो ये हमला जो अभी तुमने किया, ये तुम्हारा सबसे खतरनाक अटैक है क्या? काफी कमजोर हो तुम तो। मैं तुम्हारे जैसे 11 क्या 20 और लोगों को हरा सकता हूँ। ये सुनकर रेंजी स्माइल करता है, पर असल में इचिगो इस हमले की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इसका खून बहने लगता है और इसे सब कुछ ब्लरी दिखाई देने लगता है और इसके पैर भी कांपने लगते हैं। ये देखकर रेंजी कहता है कि क्या तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करना ही आता है क्या? क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम लड़ सकते हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज रुकिया जिस हालत में है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। और इचिगो पर हमला कर देता है और कुछ समय तक लड़ने के बाद दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और रेंजी दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से इस पर हमला कर देता है और इचिगो से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से रुकिया को मौत की सजा सुनाई जा रही है। तुम्हारी वजह से ही रुकिया अपना सब कुछ खो देगी। मैं जानता हूँ ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं रुकिया को बचा कर ही रहूंगा। और रेंजी के हमले को रिपेल कर देता है और इचिगो नोटिस करता है कि रेंजी का जानपाक्टो 3 हमले करने के बाद दोबारा से छोटा हो जाता है। और तभी इचिगो को उराहारा की एक बात याद आती है, जहाँ पर उराहारा इसे बताता है, सभी जानपाक्टो के हमले लिमिटेड होते हैं इचिगो। जितना ज्यादा पावरफुल हमला होगा उसकी लिमिट उतनी ही ज्यादा कम होगी। और इचिगो इस चीज को कंफर्म करने के लिए रेंजी की तरफ आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही रेंजी हमला करता है तो इसके हमले को डॉज करने लगता है। पर 3 बार हमला करने के बाद रेंजी की जानपाक्टो छोटी हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर इचिगो रेंजी पर हमला कर देता है। पर रेंजी इसके हमले को डॉज कर जाता है और इचिगो पर हमला कर देता है, जो कि इचिगो के कंधे पर जाकर लगता है। इचिगो बुरी तरह से घायल हो जाता है और रेंजी इचिगो पर एक फाइनल हमला करने लगता है इसकी जान लेने के लिए। ये देखकर हानातारू और गांजू घबरा जाते हैं, पर इचिगो इसके हमले को डॉज कर जाता है। और इचिगो को दोबारा से उराहारा की एक बात याद आती है, जब तुम हमला करते हो तो तुम इस बात से डरते हो कि कहीं सामने वाला मर तो नहीं जाएगा, और जब तुम किसी को बचाने के बारे में सोचते हो तो तुम इस बात से डरते हो इचिगो कि क्या मैं उसे बचा पाऊंगा। और इन सभी बातों से ये साफ नजर आता है इचिगो कि तुम डर के मारे जी रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जानपाक्टो भी डर से घिरी रहती है। पर एक सोल रीपर कभी नहीं डरता है, चाहे उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आ जाए। और ये सारी बातें याद करके इचिगो समझ जाता है कि अब इसे क्या करना है। इचिगो अपनी जानपाक्टो को ऊपर उठाता है। तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम नहीं बचने वाले। और इचिगो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देता है। ये देख कर रेंजी भी घबरा जाता है, क्योंकि इचिगो पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल भी नहीं कर पाता था और ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर रिलीज करता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इचिगो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर देता है और इस बार पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इचिगो रेंजी पर एक जोरदार हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और रेंजी इसे रोकने के लिए अपनी जानपाक्टो को आगे लेकर आता है। पर इचिगो के हमले की वजह से रेंजी की जानपाक्टो ही टूट जाती है और पीछे एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है। इस हमले की वजह से रेंजी की हालत खराब हो जाती है, इसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, इसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं और इसके सर से खून बहने लगता है और रेंजी अपनी घुटनों के बल गिर जाता है। और हम रेंजी और रुकिया के कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं, जहाँ पर रुकिया और रेंजी सोल सोसाइटी की सबसे ज्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। दोनों बचपन से ही दोस्त होते हैं और रुकिया दूसरी लड़कियों के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और कुछ समय के बाद रेंजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाता है, लेकिन रुकिया इसमें भी रेंजी से काफी ज्यादा ऊपर होती है। और पूरे 10 साल बीत जाने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग सोल रीपर्स बनेंगे, जिसके बाद ये दोनों सोल रीपर एकेडमी में ज्वाइन करते हैं और यहीं से इनकी सोल रीपर की जर्नी शुरू हो जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और एक दिन रेंजी रुकिया से मिलने के लिए इसके पास जाता है, पर देखता है कि रुकिया के पास शाही कूच की परिवार का वारिस ब्याकुया कूच की और कुछ लोग इसके पास खड़े होते हैं। इसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब लोग कर क्या रहे हैं। और जैसे ही ब्याकुया रेंजी के पास से गुजरता है तो ब्याकुया की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके रेंजी बुरी तरह से घबरा जाता है और रेंजी रुकिया से पूछता है कि भाई ये सब यहाँ पर क्यों आए थे। मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं ये लोग, अभी इसी वक्त मुझे ग्रेजुएट कर देंगे और 13 स्क्वाड्स में से किसी एक के अंदर मुझे भर्ती करवा दिया जाएगा। रेंजी मुझे क्या करना चाहिए?
क्या बात है रुकिया, इसे स्वीकार कर लो, तुम्हारी तो मौज हो जाएगी। और ये सुनकर रुकिया रोने लगती है और रेंजी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चली जाती है। तुम्हारा शुक्रिया रेंजी। और रेंजी भी काफी ज्यादा निराश होता है। उस दिन मैं रुकिया को रोकना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगा था कि अगर रुकिया कोच की फैमिली में चली जाएगी तो उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि उस दिन मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। रेंजी बहुत ही मुश्किल से इचिगो के पास जाता है और इसका कॉलर पकड़ कर कहता है, मैं ब्याकुया कुचकी को सरपास करना चाहता था, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब रहा। मैंने पागलों की तरह ट्रेन किया, अब ये मेरे बस का नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, रुकिया की जान बचा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं रुकिया को जरूर बचाऊंगा। दोनों फाइट की वजह से काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए थे, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। और सही मौके पर गांजू और हानातारो इचिगो को यहाँ से ले जाते हैं। और कुछ समय के बाद लेफ्टिनेंट कीरा और कुछ सोल रीपर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये देख कर हैरान रह जाते हैं कि रेंजी बुरी तरह से घायल पड़ा था। कीरा ये देख कर हैरान रह जाता है, अरे नहीं गाइस, डेथ नोट वाला नहीं। कीरा हैरान रह जाता है कि भाई ये घुसपैठिया इतना ज्यादा ताकतवर है क्या, इसने रेंजी को हरा दिया। यहाँ पर हानातारो इचिगो की इंजरीज को ट्रीट करता है क्योंकि इचिगो बुरी तरह से घायल हो चुका था। यहाँ पर हम सैरिती के अंदर मोमो हिनामोरी को देखते हैं और रेंजी को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। रेंजी इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था और मोमो कीरा से कहती है, स्क्वाड 4 के मेंबर्स को जल्दी बुलाओ, रेंजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और तभी ब्याकुया यहाँ पर आ जाता है और लेफ्टिनेंट कीरा को ऑर्डर्स देता है, रेंजी को इसी हालत में जेल के अंदर डाल दिया जाए। रेंजी ने किसी भी कैप्टन के ऑर्डर्स को नहीं लिया और खुद मनमानी करने के लिए चला गया। और ब्याकुया की बातें सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है, आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कीरा इसे शांत करवाता है और उनके जाने के बाद कैप्टन तोशिरो यहाँ पर आ जाता है। तोशिरो मोमो की बहुत ही ज्यादा केयर करता है और इसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। दरअसल तोशिरो मोमो को यहाँ पर सावधान करने के लिए आया था क्योंकि सैरिती के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पर सावधान करने के लिए आया हूँ। स्क्वाड 3 से अलर्ट रहना और उस कैप्टन जिन से दूर रहना। दूसरी और कैप्टन की मीटिंग शुरू हो चुकी थी जहाँ पर ओल्ड कैप्टन यामा सभी कैप्टन को आगाह करता है, वो घुसपैठिए हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। इसी वक्त से तुम सभी कैप्टन्स अपनी जान पख्तों को हमेशा अपने साथ रखेंगे और इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये सुनकर जेराकी खुश हो जाता है। यहाँ पर इचिको को होश आ जाता है और उठकर बैठ जाता है, अरे इस ज्यादा मूव मत करो, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। मैं ठीक हूँ, मुझे रुकिया को बचाना होगा। इचिको उठकर यहाँ से जाने लगता है पर गांजो इसे एक जोरदार पंच मार के बेहोश कर देता है ताकि इचिको के घाव भर जाएं। हानातारो इचिको के जख्मों को देखकर सोचता है कि इसने जितना सोचा था इचिको के घाव उससे कम है, पर रेंजी के हमले काफी ज्यादा खतरनाक थे तो इसके घाव इतने कम कैसे हैं। तभी हानातारो नोटिस करता है कि इचिको के साइड में एक हॉलो मास्क पड़ा हुआ था जो कि थोड़ा सा टूट चुका है। हानातारो समझ जाता है कि रेंजी के हमले को रोकने वाला ये मास्क था। यहाँ पर मोमो रेंजी के पास बैठी हुई थी। तभी एक सोल रिपर यहाँ पर आ जाता है। सैरिडी के अंदर वॉर जोन शुरू कर दिया गया है और सभी सोल रिपर्स को अपनी जान पख्तों को हमेशा अपने साथ रखने का ऑर्डर दिया गया है मैम। ये सुनकर मोमो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी इसे तोशिरो की वार्निंग याद आती है, मैं तुम्हें यहाँ पर सावधान करने के लिए आया हूँ। स्क्वाड 3 से अलर्ट रहना और उस कैप्टन जिन से दूर रहना। और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कैप्टन आइजन को याद करती है। और तभी हम कैप्टन आइजन को देखते हैं। कैप्टन नहीं गाइस, ये बंदा है लॉर्ड आइजन। आइजन कुछ लिख रहा होता है और तभी मोमो यहाँ पर आ जाती है और आइजन मोमो से कहता है कि तुम लेफ्टिनेंट रेंजी और सोल सोसाइटी में होने वाले हादसों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो, है ना? और मोमो से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेंजी के बारे में कैप्टन कुचकी से बात कर ली है। बहुत ही जल्द रेंजी ठीक हो जाएगा और दोबारा से अपनी स्क्वाड को ज्वाइन कर लेगा। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है। कैप्टन आइजन, आपका शुक्रिया कि प्लीज आज रात मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। जिस पर आइजन कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रुक सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही सुबह हो जाती है आइजन मोमो को अपने रूम के ऊपर ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है और पीछे से कोई सोल रीपर इसे देख रहा था। जैसे ही मोमो उठती है इसे याद आता है कि ये मीटिंग के लिए लेट हो चुकी है और मीटिंग रूम की तरफ जाने लगती है। तभी इसे रास्ते में अचानक से खून टपकने की आवाज आने लगती है और जैसे ही मोमो पीछे मुड़ती है इसके होश उड़ जाते हैं और जोर से चिल्लाती है। मोमो की चिल्लाने की आवाज सभी सोल रीपर से सुन लेते हैं और मोमो की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और जैसे ही ऊपर की ओर देखते हैं इन सभी के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर कैप्टन आइजन की लाश लटकी हुई थी। अब आइजन की मौत को देखकर मोमो जोर जोर से रोने लगती है। तभी जिन इचिमारू यहाँ पर आ जाता है। जिन को देखकर मोमो को कैप्टन तोशिरो की बात याद आती है। मैं तुम्हें यहाँ पर सावधान करने के लिए आया हूँ। स्क्वाड 3 से अलर्ट रहना और उस कैप्टन जिन से दूर रहना। और मोमो को कैप्टन जिन पर डाउट हो जाता है कि इसी बंदे ने आइजन की जान ली है और गुस्से से अपनी जान पाकटों को बाहर निकालती है और कैप्टन जिन पर हमला कर देती है। पर जिन इचिमारू का लेफ्टिनेंट कीरा आकर इस हमले को रोक देता है। कीरा, मैं इस जिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे सामने से हट जाओ। और कीरा मोमो से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो कैप्टन जिन पर हमला कर रही हो, क्योंकि कैप्टन जिन यहाँ से जा रहा था पर कीरा हटने से इनकार कर देता है।
है और मोमो गुस्से में आकर अपनी जानपाक्टो को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर कीरा कहता है कि अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे तुम्हें दुश्मन समझकर मारना होगा मोमो। और कीरा ऊपर जंप करके अपनी जानपाक्टो को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और मोमो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं तभी तोशिरो यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को रोक लेता है और दोनों को जेल के अंदर डालने के लिए कहता है। ये तुम क्या कर रही हो मोमो? इन दोनों को सलाखों के पीछे ले जाओ। और इन दोनों को ले जाया जाता है। कैप्टन जिन, उसे माफ कर दीजिएगा, आप अभी उसे जान से मारने वाले थे ना? अरे नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? अगर मोमो को एक खरोच तक आई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम सातो को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर छुपा हुआ था, पर कुछ सोल रीपर्स को इसके बारे में पता चल गया था और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर इचिगो, कांजो, हानातारो इन दोनों को एक एनर्जी पिल देता है जिसे खाने के बाद इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी और पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। पर इन दोनों को इसकी बात पर यकीन नहीं होता है, पर फिर भी इस पिल को खा लेते हैं, पर इन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस नहीं होती है। अबे क्या खिला दिया है तूने, कुछ हुआ तो है नहीं इससे? और दोनों दोबारा से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर सादो सभी सोल रीपर्स की पिटाई कर देता है और रुकिया की डायरेक्शन पूछता है कि रुकिया इस वक्त कहाँ पर है, और सोल रीपर इशारा करता है रुकिया कुछ की उस व्हाइट हाउस के ऊपर है। और तभी हम स्क्वाड 8 की कैप्टन सुनसुई क्योराको को देखते हैं जो कि बिंदास लेटा हुआ था। और तभी हम इसकी लेफ्टिनेंट ननाओ इसे को देखते हैं जिसे सादो दिखाई देता है। अरे ये कौन है? और इसके बारे में अपने कैप्टन को बताती है और कैप्टन क्योराको लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। भाई क्या बात है। और ये बंदा अपनी लेफ्टिनेंट पर ही मरता है। यहाँ पर इचिगो और ये सभी लोग ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी इन तीनों को काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही तीनों की हालत खराब हो जाती है। और ये स्पिरिचुअल प्रेशर कैप्टन केनपाची ज़ेराकी का होता है। यहाँ पर मोमो को जेल में डाल दिया गया था और तभी मोमो के पास स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रांगीकू मात्सुमोटो आती है, जिसके पास एक चिट्ठी होती है जो कि कैप्टन आइजन ने मोमो के लिए लिखी हुई थी। और रांगीकू इस लेटर को मोमो को दे देती है। इस लेटर के अंदर मोमो के बारे में आइजन ने काफी कुछ लिखा हुआ था, पर उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़ने के बाद इसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ ये तीनों इतनी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर ये प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि तीनों तेजी से भाग तक नहीं पाते हैं और हानातारो नीचे जमीन पर गिर जाता है और गांजो इसे उठाकर भागने लगता है। और तभी हम केनपाची को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। क्या तुम ही वो बस बैठे हो जिसने इतना आतंक फैला रखा है? इचिगो को केनपाची की आवाज बिल्कुल इसके पास सुनाई देती है कि जैसे ये बंदा इसके पीछे ही खड़ा हुआ हो। क्या तुम ही वो बस बैठे हो? पर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो इचिगो देखता है कि केनपाची तो अभी एक घर की छत के ऊपर है, बहुत ही ज्यादा दूर होता है। और तभी पलक झपकते ही केनपाची इचिगो के पीछे आ जाता है और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि इचिगो को लगता है कि इसकी छाती में किसी ने तलवार घुसा दी है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। इचिगो घबरा जाता है। हे, तुम हो कौन? क्या तुम्हें इकाकू ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? ये सुनकर इचिगो को याद आता है कि ये बंदा स्क्वाड 11 का कैप्टन केनपाची ज़ेराकी है। लगना शुरू करें क्या? लेकिन इचिगो गांजो और हानातारो के लिए परेशान होता है और तभी केनपाची के पीछे से याचिरो बाहर आ जाती है। ये छोटी लड़की कौन है? हेलो, मैं स्क्वाड 11 की यानी कि केनपाची ज़ेराकी की लेफ्टिनेंट हूँ। ये सुनकर इचिगो हैरान रह जाता है। ये क्या मजाक है, इतनी छोटी लड़की एक लेफ्टिनेंट कैसे हो सकती है? गांजो, हानातारो को यहाँ से लेकर जाओ, मैं ऐसे देखता हूँ। और गांजो हानातारो को लेकर यहाँ से जाने लगता है और इचिगो लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है और अपनी जानपाक्टो को बाहर निकालकर अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है। ये देखकर केनपाची इसकी तारीफ करता है। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है, मैं इस लड़ाई को आसान कर देता हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ हमला कर सकते हो और मैं तुम्हारे हमले को रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि इस हमले के बाद तुम एक भी हमला करने के लायक नहीं बचोगे। और इचिगो को अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर हमला करने के लिए कहता है और इचिगो अपनी पूरी ताकत से केनपाची पर अपनी तलवार को चला देता है, लेकिन इस हमले से केनपाची को एक खरोंच तक नहीं आती है, बल्कि इचिगो के हाथ से ही खून बहने लगता है। ये देखकर इचिगो हैरान रह जाता है। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला किया पर इसका कोई फायदा नहीं। क्या ये आदमी लोहे का बना है? और केनपाची इचिगो की जानपाक्टो को पकड़ लेता है और इचिगो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है क्या? इचिगो पीछे हट जाता है। रेंजी ने सही कहा था, ये आदमी इंसान नहीं एक मॉन्स्टर है। तुमने मुझे निराश कर दिया। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 8000 कमेंट्स। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।